हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। अकबर की नीतियों के बारे में बात करेंगे और नज़दीक से एक नज़र के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से अकबर के समय में अपनी नीतियों को चालू किया गया और अकबर के द्वारा बड़े स्केल पर प्रशासन को बढ़ावा दिया गया। अब देखो, जब भी हम किसी राज्य के राजा के बारे में बात करते हैं तो किसी भी राज्य के प्रशासन के लिए तथा प्रशासन को और भी आसान करने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि हमारे पास जो प्रांत होते हैं, मतलब कि हमारे पास जो राज्य है, उस राज्य को कई सारे हिस्सों में बांट देना। जैसे कि हम उसे प्रांतों में बांट देते हैं। प्रांतों का मतलब होता है जिले या फिर छोटे छोटे सूबे। राज्य का मतलब होता है देश। प्रांत का मतलब होता है आपका राज्य। इसके बाद हम उसे बांट देते हैं, सूबों में बांट देते हैं। सूबों का मतलब होता है यहाँ पर जिला। और यहाँ पर मंडल का मतलब होता है, मंडल का मतलब होता है स्थानीय पंचायत या स्थानीय शासन। जैसे आप कहते हैं ना, ग्राम पंचायत कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं, आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र के प्रशासन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो अकबर ने भी कुछ इसी प्रकार से नीतियों को अपनाया और राज्य के प्रशासन को बढ़ावा देने का काम चालू किया। तो क्लास, आज इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आपको, यदि आप नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो क्लास चालू करते हैं। तो कहता है कि प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण का मतलब होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अकबर ने इसे निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन, मतलब कि प्रशासन को किस प्रकार से चलाया जाए, इसके बारे में अबुल फजल ने बताया है। क्वेश्चन बताया है तो अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में बताई। अब जो अकबरनामा है, हम जो बात करते हैं अकबरनामा, अकबरनामा मुख्य तौर से देखा जाए तो यह अकबर के ऊपर लिखी गई एक मुख्य किताब है, जिसका राइटर कौन है, जिसका राइटर अबुल फजल है। अकबरनामा में एक तीसरा भाग है जिसका नाम है आईने अकबरी। आइन ए अकबरी नाम है। आईने अकबरी में हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता है। सूबा मतलब कह सकते हैं ना, एक हमारे पास राज्य है, एक राज्य के कई सारे हिस्से होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो इसी एक हिस्से को हम कहते हैं क्या, इसी एक हिस्से को हम नाम देते हैं सूबा, नाम देते हैं सूबा। कहता है कि सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, मतलब कि एक क्षेत्र का, एक छोटे से क्षेत्र का जो प्रशासन करता था, हमने उसे एक नया नाम दिया जिसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सूबेदार कहते हैं। जो सूबेदार हुआ करता था, ये राजनीतिक और सैनिक दोनों ही काम को किया करता था। मतलब कि एक सूबेदार के दो काम हुआ करते थे, एक राजनीतिक और दूसरा सैनिक। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सूबेदार होगा, वह सूबेदार राजा को दो तरह से सहायता प्रदान करेगा। एक राजनीतिक तौर से सहायता प्रदान करेगा और दूसरा सैनिक तौर से सहायता प्रदान करेगा। राजनीतिक कैसे करेगा, तो किसी भी राज्य के ऊपर लिए गए निर्णय में योगदान देगा। और सैनिक किसी युद्ध में डायरेक्टली होने वाले युद्ध में पार्टिसिपेट करके उन्हें सहायता पहुंचाएगा। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहा गया। क्या कहा गया, दीवान। मतलब कि ये होता है कि जिस किसी राज्य को चलाना है, यदि हमें राज्य को चलाना है तो राज्य को चलाने के लिए बड़े मात्रा में हमें चाहिए, धन चाहिए। ये जो धन होता है कहाँ से आएगा, तो ये टैक्स से आएगा। हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में बात किया था। तो जो टैक्स आने वाला है, उस टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा, उसे जमा कौन करेगा, उसे इकट्ठा कौन करेगा। तो इसे इकट्ठा करने के लिए हमने एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसे कहते हैं वित्तीय अधिकारी। और वित्तीय अधिकारी को यहाँ पर नाम दिया जाता है दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं, दीवान। जो दीवान हुआ करता था, ये राजस्व का काम क्या करता था कि कितना राजस्व आया, कहाँ से आया, इसके बारे में जानकारी यह इकट्ठा करता था। कहता है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। अब देखो, अब एक बहुत बड़ा राज्य है। अब इस राज्य को चलाना है, तो चलाने के लिए हमें काफी बड़ी मात्रा में सहायक चाहिए, सहायक।
तो सहायक के तौर पर हमें क्या चाहिए? तो देखो कहता है सहायक के तौर पर हमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बख्शी, हमें ज़रूरत पड़ती है पहला बख्शी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बख्शी क्या होते थे? यदि हम बात करते हैं बख्शी के बारे में तो इन्हें कहते हैं वेतन अधिकारी सैनिक। मतलब कि वह अधिकारी जिन्हें हमने वेतन देने का काम किया था और इन्हें हम सेना के तौर पर रखने का काम किया करते थे। जो दूसरा व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं सदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सदर। जो सदर हुआ करता था ये धार्मिक और धर्मार्थ के किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। मतलब ये होता है कि जो धर्म से संबंधित काम होते हैं, धर्म संबंधित जितने भी काम होते हैं ये सारे काम कौन करेगा? सदर करेगा। और सदर धर्म संबंधित कार्यों का मंत्री हुआ करता था। धर्म संबंधी कार्यों का मंत्री हुआ करता था। तीसरा होता है फौजदार। फौजदार, आपको पता है फौजदार का मुख्य काम क्या होता है? फौजदार का मुख्य काम होता है किसी भी क्षेत्र के अंदर होने वाले सैनिक अभियान, जो सैनिक अभियान होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सैनिक एक साथ मिल करके किसी अभियान की ओर आगे बढ़ते हैं, उसका नेतृत्व करना, सैनिक अभियान का जो नेतृत्व करता है उसे हम कहते हैं फौजदार कहते हैं। और तीसरा चौथा होता है आपका कोतवाल होता है। चौथा कौन होता है? कोतवाल होता है। जो कोतवाल होता है इसको ही आज के टाइम में हम कहते हैं दरोगा। क्या कहते हैं? दरोगा कहते हैं। तो जो नगर का पुलिस अधिकारी होता है दरोगा, यही हुआ करता था, कोतवाल हुआ करता था। और जो कोतवाल हुआ करते थे जिसे आज के टाइम में कहते हैं ना पुलिस स्टेशन, तो हर एक क्षेत्र का, हर एक एरिया का कोतवाल हुआ करता था। ये सारे के सारे मिल करके किसी राज्य का प्रशासन चलाया करते थे। राज्य के प्रशासन को चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। अब ये लोग किसको सहायता करते थे राज्य को चलाने के लिए? तो बहुत बड़ी सिंपल सी बात है कि सभी के सभी लोग जो सहायता करते थे वह सूबेदार का करते थे। किसका करते थे? तो सूबेदार का, क्योंकि सूबेदार ही कौन होता था? एक राज्य का हेड हुआ करता था। अब आइए बात करते हैं इसके आगे। तो कहता है कि अभी अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। अब देखो अभिजात का मतलब होता है समाज के अंदर जो सबसे बड़े वर्ग के लोग होते हैं, बड़े क्लास के लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिजात कहते हैं। जो अभिजात हुआ करते थे इनके पास बड़ी बड़ी सेना होती थी। ये उनका संचालन किया करते थे, मतलब चलाने का काम करते थे और इन्हें खर्च भी दिया करते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। मतलब ये होता है कि जितने भी समाज के अंदर अभिजात वर्ग थे, अब अभिजात वर्ग का जो भाव था वो बढ़ने लग गया था। क्योंकि 17वीं सेंचुरी के आसपास आते आते आपको पता होगा कि जो मुगलों का प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है, जिसके कारण अभिजात वर्ग अब अपना सिर उठाना चालू कर देते हैं और फिर ये अपने आप को स्वतंत्र होने की घोषणा कर देते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। अब इस स्वतंत्रता की घोषणा में सबसे बड़ा फायदा जो होता है इन्हीं अभिजात वर्गों का होता है। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि अब ये अपने आप को अलग कर लेते हैं, जिसके कारण जो मुगलों का प्रभाव था वो भी क्या जाता है, वो भी धीरे धीरे कमजोर देखने को मिल जाता है। कहता है कि 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, पता है उलेमा किसे कहते हैं? उलेमा उसे कहते हैं जो धार्मिक गुरु होता है और ये शरिया कानून को लागू करने का काम करता है। शरिया कानून को लोगों के बीच में लागू करने का जो काम करता है उसे उलेमा कहते हैं। ब्राह्मण जेसुइट पादरी थे और जरसुद धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा किया करते थे। तो अकबर वह पहला व्यक्ति था जो समाज के अंदर या फिर राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्मों को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग धर्मों के जो अनुयायी हुआ करते थे, उनके जो हेड हुआ करते थे, जैसे उलेमा हो गए, ब्राह्मण हो गए, जैसे पादरी हो गए, जरदुश्त हो गए, ये सभी लोग मिल करके अब धर्म के ऊपर विचार करते थे कि हमें सभी धर्मों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे संरक्षण देना है, कैसे उनके अंदर की जो कमियां हैं उसे दूर करना है। ऐसे कई सारे काम ये लोग किया करते थे। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुआ करती थी। अब देखो कुछ भी चीजें बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो एक घर घर होता है, एक सभा होती है। तो इस सभा सभा का नाम दिया गया इबादत खाना नाम दिया गया। कहते हैं अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों
रीति रिवाजों में हुआ करती थी। और इन विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांध पर बल देते हैं। अब ये मतांध का मतलब क्या होता है? मतांध का मतलब कहता है कि एक ऐसी व्याख्यान या कथन जिसका अधिकार पूर्ण कह करके यह आशा किया जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर ले, उसे कहते हैं मतांध। जैसे आपको पता होना चाहिए, यदि सामने वाले टीचर ने आपसे कह दिया कि इसका मतलब यही है, तो आप बिना सोचे समझे मान लेते हैं। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कैंसर है, तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे कैंसर है, तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको यदि कोई बीमारी कह देता है, तो आप उसे मान लेते हो। उसी प्रकार से मतांध होता है। मतलब होता है कि जो सामने वाले ने कह दिया, आप बिना कुछ सोचे समझे मान लेते हो, मतलब कि अंधा विश्वास। जो हम अंधा विश्वास करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं मतांधता कहते हैं। वे अक्सर कट्टर हुआ करते थे। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती थी। मतलब ये समाज के बीच में भेदभाव पैदा करते थे। कुछ लोग का मानना था कि समाज बदलना चाहिए, कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, समाज जैसा है वैसा रहना चाहिए। इसीलिए समाज में क्या होती थी? असमंजस पैदा होती थी, विवाद पैदा होते थे। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले जाता है। मतलब कि इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर अकबर ने सोचा कि यदि हम इस प्रकार से समाज को चलाएंगे तो समाज में क्या आएगी? अशांति फैलेगी। इसीलिए उसने एक नारा दिया, अर्थात एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था सुलह ए कुल, जिसका अर्थ होता है सभी जगह शांति की स्थापना की जाए। इसको इसने बढ़ावा देने का काम किया। इसमें क्लास कहता है कि क्या, इसमें कहा गया कि सहिष्णुता कि ये धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती। अब सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि सभी धर्मों को, जितने भी धर्म होते हैं ना, सभी धर्मों को एक समान महत्व प्रदान करना, यही होता है सहिष्णुता। कहता है कि अपितु, यदि हम बात करते हैं इसके बाद, तो कहता है अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र। पता है नीति शास्त्र क्या कहता है? नीति शास्त्र कहता है कि हर एक धर्म को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि आपके धर्म को मिला हुआ है। इसकी एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। तो ये जो सच्चाई, न्याय, शांति जो था ना, ये नीति शास्त्र का हिस्सा था। लेकिन ये तीनों ही जो बिंदु थी, यह सुलह कुल की नीति थी। सर्वत्र शांति के स्थापना को बढ़ावा देने के सिद्धांत पर ये आधारित था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाने का काम किया। तो देखो, जो अबुल फजल था, इसने राजनीतिक सहयोग किया। राजनीतिक सहयोग किया। किसका सहयोग किया? तो अकबर का सहयोग किया। तो अकबर ने क्या बनाया? अकबर ने बनाया सुलह कुल बनाया। अकबर के बनाए गए सिद्धांत को दो लोगों ने अपना लिया। पहला जहांगीर ने अपना लिया, दूसरा शाहजहां ने अपना लिया। अब ये सुलह कुल क्या है, आइए थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। तो कहता है कि अकबर के सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार से बताने का काम किया है। जैसे कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए उनके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। मतलब कि जहाँ पर हमारा जो शासन है, वह बे ऑफ बंगाल से लेकर के अरेबियन सी तक है। तो इन दोनों क्षेत्र में बीच का जो पार्ट है, यहाँ पे बड़े विभिन्न प्रकार के धर्म एक साथ रहते हैं। तो सामान्य सी बात है कि यहाँ पर बुराइयां उत्पन्न होगी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। सुसंगत तरीके से सर्वत्र शांति, सॉरी, सार्वत्रिक शांति के सिद्धांत को पालन किया गया, जिसे कहते हैं सुलह कुल के सिद्धांत को यहाँ पर बड़े स्केल पर पालन किया गया। क्लादो कहता है कि अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथ की फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इसका मुख्य उद्देश्य था फतेहपुर सीकरी में एक मकत सॉरी मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी थी। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद के कार्यों के लिए चुना गया। रज्मनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत की घटनाओं की विस्तृत
चित्रांकन को व्याख्या करता है। तो महाभारत को फारसी में किस में लिखा गया? उसका नाम था रज्म नामा के तौर पर लिखा गया। ये आपका एक एमसीक्यू आने का काम करता है क्लास। तो आज की क्लास में हमने बात किया कि अकबर की नीतियां किस प्रकार से थी शासन को चलाने में। हमने इसके ऊपर विस्तार से बात किया क्लास। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।